हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 अलजेब्रा का चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगा जो आपको इस साल दैट इज 2020 और 2021 सिलेबस में इंक्लूडेड किया गया है। मतलब जो मैंने रिवाइज्ड अक्टूबर सिलेबस का वीडियो बनाया था उसमें हमने डिटेल डिस्कशन किया है कि आपको इस साल सिलेबस में क्या ओमिट किया गया है। तो जो ओमिटेड सिलेबस है वो हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को रेफर करके जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे सॉल्व करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में आउट ऑफ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो आपका चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू होता है पेज 57 पे। सो बेसिकली रेशियो होता क्या है? रेशियो इज समथिंग अपॉन समथिंग लाइक ए अपॉन बी और सम अदर क्वांटिटी अपॉन अदर क्वांटिटी, और प्रोपोर्शन इज एन इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियो। सो लेट्स रिकॉल पे देखते हैं। लेट्स रिकॉल पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, द रवा लड्डू प्रिपेयर्ड बाय विमल आर टेस्टी फॉर विच शी टेक्स 1 bowl ऑफ घी, 3 bowls ऑफ रवा एंड 2 bowls ऑफ शुगर। सो देखो, एक लड्डू बनाने के लिए 1 bowl ऑफ घी, 3 bowls ऑफ रवा एंड 2 bowls ऑफ शुगर यूज किया गया है। तो अगर हमें 2 लड्डूस बनाने होंगे तो हम कितने bowls ऑफ घी यूज करेंगे? 2। वैसे ही रवा भी कितने यूज करेंगे? 3 into 2। और शुगर कितनी यूज करेंगे? 2 bowls into 2। अगर हमें 3 लड्डूस बनाने होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 हर जगह पे, और 4 के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, 5 के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। अभी हमें पता नहीं हमें कितने लड्डूस बनाने हैं, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर की लड्डूस, मतलब हमें पता नहीं कितने, तो मैंने के लिया। तो 1 के लिए इंटू 1, 2 के लिए इंटू 2, 3 के लिए इंटू 3, तो के लिए इंटू के। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई बाय के, इसको भी मल्टीप्लाई बाय के। अभी आगे बोला है इफ 12 यूनिट्स ऑफ रवा इज यूज्ड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड। तो हमने देखा रवा के लिए कितने बोल्स थे? 3 के, और हमें बोला क्या है? 12 यूनिट्स आर यूज्ड, मतलब 3 के ऑफ रवा के लिए 12 यूनिट्स यूज किया है। तो के हमारा क्या होगा? 12 डिवाइड बाय 3। तो के की वैल्यू क्या होगी? 3 4s आर 12। के की वैल्यू हो गई 4। सो अगर के की वैल्यू हमें 4 मिल गई तो घी की वैल्यू क्या होगी? 1 into के, विच इज 1 into 4, दैट इज 4। इसकी तो हमें 3 के फाइंड ही किया है 12, एंड 2 के इज इक्वल्स टू 2 into 4 इज इक्वल्स टू 8। सो इससे हम कह सकते हैं अगर 12 यूनिट्स ऑफ रवा लिया गया है तो हमें घी 4 bowls लगेगा, रवा 12 bowls और शुगर 8 bowls। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल ना करें और ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 2 क्वांटिटीज़ है ए एंड बी, तो अगर क्वांटिटी ए इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ क्वांटिटी बी भी इंक्रीज ही होनी चाहिए, और अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी बी भी डिक्रीज ही होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है डायरेक्ट, इसलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज ही होनी चाहिए, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज ही होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्ट है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी इस टेबल पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने टाइम लिखा है और राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस लिखा है। तो लेट्स अज्यूम टाइम इज x एंड डिस्टेंस इज y। सो अगर एक कार को 1 किलोमीटर कवर करने के लिए 10 मिनट्स ऑफ टाइम लगता है, तो 2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगेगा? डिस्टेंस डबल हुआ है, टाइम भी डबल, 20 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कार अगर वो सेम स्पीड से चल रही है तो 3 किलोमीटर्स कवर करेगी, 40 मिनट्स में 4 किलोमीटर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है
डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे x एंड y दोनों साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट होना चाहिए। देखते हैं कैसे। x क्या है यहाँ पर 10 अपॉन y क्या है 1, 10 अपॉन 1 इज 10। यहाँ पर x क्या है 20, y क्या है 2, 20 अपॉन 2 इज 2 1s are 2, 10s are 20, 10, 30 अपॉन 3 इज 10, 40 अपॉन 4 इज 10, 50 मिनट्स और 5 किलोमीटर 50 अपॉन 5 इज 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट है 10 10 10 10। तो जब x अपॉन वाई का रेशियो कांस्टेंट होगा वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाया जाएगा। अभी हम आपका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें कहा है कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पेट्रोल को x से डिनोट किया है, डिस्टेंस को y से। तो पहले दिया है इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 into 10 200 किलोमीटर्स। 200 किलोमीटर्स के लिए 20 लीटर्स। सिमिलरली 400 किलोमीटर्स के लिए 40 लीटर्स। ये आपको गिवन है। अभी हमने ऊपर देखा था x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है या नहीं। अगर कॉन्स्टेंट है मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे x क्या है 1 अपॉन y क्या है 10, 1 अपॉन 10 इज 1 अपॉन 10 एज इट इज। x 20 अपॉन 200, 20 1s are 20, 10s are 200, 40 अपॉन 400, 1 अपॉन 10। तो x अपॉन वाई का रेशियो क्या है कांस्टेंट। तो जहाँ पर x अपॉन वाई का रेशियो कांस्टेंट होगा वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाया जाएगा। देखो x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ऑपोजिट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x एंड y अगर क्वांटिटी है x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होगा, बट इनवर्स में उसका ऑपोजिट होगा। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा। तो अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक इजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करता हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। तो समझिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 40 पेन्स है और वो मुझे मेरे स्टूडेंट्स के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अगर मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 और मेरे पास पेन्स कितने हैं 40, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो मैं हर एक को कितने पेन दूंगा। रोल नंबर 1 को मैं एक पेन दूंगा, रोल नंबर 2 को एक पेन दूंगा, रोल नंबर 3 को एक पेन दूंगा। वैसे रोल नंबर 38 को एक पेन, 39 मतलब 3 से 1 to 5 8 9 10 11 12 13 38 39 40 हर एक को एक एक पेन दूंगा। तो मैं हर एक को एक पेन दूंगा अगर 40 चिल्ड्रन है और मुझे 40 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 20 होंगे तो रोल नंबर 1 को कितने पेन मिलेंगे 2, रोल नंबर 2 को भी 2, रोल नंबर 3 को भी 2। वैसे रोल नंबर 20 तक हर एक को 2 पेन्स मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 होंगे तो पेन्स कितने मिलेंगे हर एक को 4। अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे टोटल तो हर एक को मैं कितने दूंगा 8। रोल नंबर 1 को 8, रोल नंबर 2 को 8, 3 को 8, 4 को 8, 5 को 8, टोटल 40 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा x अपॉन वाई इज कॉन्स्टेंट। इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे x क्या है 40, y क्या है 1, 40 इंटू 1 इज 40, 20 इंटू 2 इज 40, 10 इंटू 4 इज 40, 5 इंटू 8 इज 40। तो जहां पर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है वो प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। सिंपली देखो जैसे x की वैल्यू कम हो रही है
y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 40 से 20 आया तो 1 से 0.5 हो रहा है क्या? नहीं, 1 से 2 हो रहा है। तो जहाँ पे x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। सो रोल नंबर 1 को मैं 1 पेन दूंगा, रोल नंबर 2 को 1 पेन दूंगा, रोल नंबर 3 को 1 पेन दूंगा, वैसे रोल नंबर 38 को 1 पेन, 39 मतलब 3 से 1 to 5 8 9 10 11 12 13 38 39 40 हर एक को एक एक पेन दूंगा। तो मैं हर एक को एक पेन दूंगा अगर 40 चिल्ड्रन है और मुझे 40 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे 20 होंगे तो रोल नंबर 1 को कितने पेन मिलेंगे? 2, रोल नंबर 2 को भी 2, रोल नंबर 3 को भी 2, वैसे रोल नंबर 20 तक हर एक को 2 पेन्स मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 होंगे तो पेन्स कितने मिलेंगे हर एक को? 4। अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे टोटल तो हर एक को मैं कितने दूंगा? 8। रोल नंबर 1 को 8, रोल नंबर 2 को 8, 3 को 8, 4 को 8, 5 को 8, टोटल 40 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उल्टा होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा x अपॉन वाई इज कांस्टेंट, इनवर्स प्रोपोर्शन में x इंटू वाई विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे x क्या है? 40, y क्या है? 1, 40 इंटू 1 इज 40, 20 इंटू 2 इज 40, 10 इंटू 4 इज 40, 5 इंटू 8 इज 40। तो जहां पर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है वो प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। सिंपली देखो, जैसे x की वैल्यू कम हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 40 से 20 आया तो 1 से 0.5 हो रहा है क्या? नहीं, 1 से 2 हो रहा है। तो जहां पे x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। अभी हम आपका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। अ कार टेक्स 2 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अ बुलेट कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन 1 hour टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। द बुलेट कार टेक्स 20 hours। तो कार 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 50 और वो टाइम ले रही है 2 hours। वही बुलेट कार्ट 5 के स्पीड से, कार से तो कम ही स्पीड में चलेगी बुलेट कार्ट, कॉमन सेंस है। तो अगर वो कम स्पीड से चल रही है तो टाइम कम लेगी या ज्यादा लेगी? डेफिनेटली ज्यादा लेगी। तो देखो, जैसे स्पीड डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। 50 से 5 आया तो 2 से 1 नहीं हो रहा है, 2 से 20 हो रहा है। तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखते हैं x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है या नहीं। 50 इंटू 2 इज 100 एंड 5 इंटू 20 इज ऑल्सो 100। तो यहाँ पे भी x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है और जैसे x डिक्रीज हो रहा है y इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आई होप डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो सिर्फ आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, 10th स्टैंडर्ड, आपके पूरे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इसे ध्यान देकर सुनिए और समझिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेशियो ऑफ नंबर्स a and b is written as a is to b or a upon b, where a is called predecessor and b is called successor। तो a is to b और a upon b के फॉर्मेट में हम लिखते हैं रेशियो को। a जो होगा वो प्रीडिसेसर कहलाया जाएगा और b जो होगा वो सक्सेसर कहलाया जाएगा। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इन अ रेशियो ऑफ 2 numbers, इफ सेकेंड टर्म इज 100 देन इट इज नोन एज अ परसेंटेज। समझो फॉर एग्जाम्पल a इज टू b 60 इज टू 100 दिया है, तो मैं a इज टू b को a अपॉन b के फॉर्म पे भी लिख सकता हूँ। a इज टू b को मैंने लिखा है a अपॉन b। a अपॉन b अगर 60 अपॉन 100 दिया है, अगर सक्सेसर 100 होगा तो वो डायरेक्टली परसेंटाइल बन जाएगा।
60/100 will be 60%, 50/100 will be 50%, 33/100 will also be 33%. डिनोमिनेटर और सक्सेसर में 100 होना ही चाहिए, तो ही वो परसेंटेज बन सकता है। देखो A/B इज 40/100, 100 है डिनोमिनेटर में या सक्सेसर में, इसलिए इसे हम लोग डायरेक्टली 40% लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर्स। टर्म्स मतलब प्रेडिसेसर सक्सेसर दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। समझो A/B 1/2 दिया होता, अगर मैंने 1 और 2 दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो भी क्या बन जाएगा 2/4। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया 3/6, अगर 4 से मल्टीप्लाई किया 4/8। ओके, बट जो कॉमन टर्म है वो 1/2 1/2 1/, मतलब इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 1/2, 2 1 2 2 4, 3 1 3 2 6, तो 1/2 कॉन्स्टेंट रहेगा। तो उस कॉन्स्टेंट इफ के इज अ नॉन जीरो टर्म, अगर ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो नॉन जीरो टर्म है तो उस कांस्टेंट को हम लोग के कहते हैं। ये आपको अब जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है द क्वांटिटी टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट। आई रिपीट, सेम यूनिट। अगर A/B दिया है 1 kg/500 ग्राम्स, तो क्या ये सेम यूनिट्स है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों जब तक सेम यूनिट्स नहीं होते तब तक हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, तो 1 kg को मैं 1000 ग्राम्स मतलब 1 × 1000 करता हूँ तो ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया 1000/500, विच कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड एज 2/1। फिफ्थ है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। यूनिटलेस क्यों? क्योंकि सेम यूनिट्स होंगे। समझो A/B इज 2 kg/4 kg, क्या ये सेम यूनिट्स है? जी हाँ, ये सेम यूनिट्स है। तो यूनिट्स भी कैंसिल हो गए और 2 1 2 2 4, क्योंकि जब तक ये सेम यूनिट्स नहीं होते वो कैंसिल नहीं होंगे। तो फिफ्थ को प्रूव करने के लिए फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं होते तब तक वो कैंसिल नहीं होंगे और यूनिटलेस नहीं बनेगा। सेम यूनिट है, दोनों कैंसिल हो गए, 2/4 1/2 इक्वल्स टू 1:2। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्लियर हो गए होंगे। इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आगे आपके बहुत से सम सॉल्व होने वाले हैं। पूरा चैप्टर इसी के बेसिस के ऊपर है इनफैक्ट। सो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, तो हम वो एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीमा एंड राजश्री इज 3:1। तो रेशियो दिया है सीमा's age upon Rajashree's age is 3:1। फिर आगे बोला है रेशियो ऑफ एज ऑफ राजश्री। राजश्री का एज फिर से बताया है, पर इस बार रेशियो किसका है? राजश्री एंड अतुल। तो पहले रेशियो किसका बोला था? सीमा's एज इज टू राजश्री एज। वहां पे रेशियो क्या था? 3:1। फिर बोला है राजश्री एज अपॉन अतुल एज, रेशियो है 2/3। अब आप देखोगे राजश्री का एज दोनों रेशियो में कॉमन है, बट वैल्यू डिफरेंट है। इधर वैल्यू है 1, इधर वैल्यू है 2। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं। हमें फाइंड क्या करना है? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीमा इज टू राजश्री एंड अतुल। सीमा राजश्री, तो सीमा's एज इज टू राजश्री एज इज टू अतुल एज फाइंड करना है। तो राजश्री एज दोनों जगह पे अलग है, 1 है 2 है, तो या तो हम इस 2 को 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो 1 को 2 कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके राजश्री एज दोनों जगह पे सेम होगी, तभी जाके हम रेशियो ले सकते हैं। जब तक राजश्री के एज का रेशियो दोनों जगह सेम नहीं होता तब तक हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। तो मैं इस 1 को 2 में कन्वर्ट करता हूँ। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो इक्वल बैलेंस आउट होगा, तब तक नहीं तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो 3 × 2 इज 6 and 1 × 2 is 2। तो अभी नया रेशियो क्या बनता है? 6:2 और 2:3। 2 दोनों जगह कॉमन है, क्योंकि अभी दोनों जगह 2 कॉमन है, तब मैं लिख सकता हूं सीमा's एज इज टू
Rajeshri's age is to Atul's age is 6:2:3। 2 दोनों जगह सेम है इसलिए एक ही लिखा और 3, तो दोनों जगह 2 हमें सेम करना पड़ा, तभी जाके हम इसको सीमा's एज इज टू राजेश्री एज इज टू अतुल एज को 3 टर्म्स में लिख सकते, दैट इज 6:2:3। तो जो अभी सेकेंड एग्जाम्पल है वो है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1.2 किलोमीटर। तो लेंथ इज 1.2 किलोमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 400 मीटर। तो लेंथ किलोमीटर में दिया है एंड ब्रेथ 400 मीटर्स में दिया है, तो यहीं पे सस्पिशन आना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर में। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। तो क्या दोनों यूनिट सेम है? नहीं, तो पहले हमें दोनों यूनिट्स सेम करने पड़ेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन 1.2 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, सो 1.2 किलोमीटर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बनेगा 1200 मीटर्स, और ब्रेथ तो दिया ही था मीटर्स में। सो अभी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पूरा लिखना, मैं इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेंथ अपॉन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या है मीटर्स में, किलोमीटर में नहीं, 1200, ब्रेथ 400, दोनों मीटर्स में है बराबर। तो दोनों यूनिट सेम है इसलिए हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। 0 0 0 0 कट, 4 1 4 3 मीटर भी कट हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस बन जाएगा जो हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। तो ये रेशियो क्या होगा 3:1। सो देयरफॉर हमें स्टेटमेंट में पूछा है क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट में ही लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सॉरी द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3:1। अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ महेश इज 3:5। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस टू इट्स इनकम। तो यहां पे हमें रेशियो किसका दिया है, एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा कर रहा है, अपॉन इनकम, इन दोनों का रेशियो 3:5। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, डिनोमिनेटर जब तक 100 नहीं होता है तब तक वो परसेंटेज नहीं बनेगा। तो डिनोमिनेटर को 100 करने के लिए हमें इस 5 को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तब वो 100 बनेगा। अगर डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके वो इक्वली बैलेंस्ड होगा। तो 3 × 20 इज इक्वल्स टू 60, 60 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 60%, एनीथिंग अपॉन 100। तो मेन काम था हमारा परसेंटेज के लिए इसको 100 बनाना डिनोमिनेटर को। तो 5 को मैंने 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 20 किया, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई 20, 60%। देयरफॉर महेश स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। The ratio of number of mango trees to chiku trees in an orchard is 2:3. तो मैंगो ट्री इज टू चीकू ट्री का रेशियो है 2:3। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंगो ट्री 2 है और चीकू ट्रीज ऑर्चर्ड में 3 है, ये रेशियो है। ओके, सो रेशियो दिया है 2:3। तो मैं लेता हूँ लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूँ मैंगो ट्री जो ऑर्चर्ड में है वो है 2x और चीकू ट्री 3x है। मतलब ऑर्चर्ड में कितने ट्रीज है मैंगो ट्रीज 2x, तो x की वैल्यू अब तक हमें पता नहीं है। तो आगे स्टेटमेंट में दिया है if 5 more trees of each type are planted, the ratio of trees would be 5/7। रेशियो 5/7 बन जाएगा कब, जब जितने अभी ट्रीज है उसमें हम 5 और ऐड करेंगे। मतलब अभी ट्रीज हमारे पास पहले कितने थे 2x और 3x, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है,
ये कॉमन मल्टीपल लेके मैंने फाइंड किया है। तो 2x में 5 ऐड करूंगा और 3x में 5 ऐड करूंगा तो नया रेशियो बनेगा 5/7। अभी 7 इधर आ जाएगा, 2x प्लस 5 द होल मल्टीप्लाइड बाय 7 और 3x प्लस 5 ऊपर 3x प्लस 5। अब जो 7 है वो 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 है वो 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 2 जार 14x प्लस 7 5 जार 35, 5 3 जार 15x प्लस 5 5 जार 25। 15 बड़ा है तो 15 को यहीं पे रखता हूँ, 14 को उधर लेके जाता हूँ, 15x माइनस 14x। 35 बड़ा है, 35 को इधर ही रखता हूँ, 25 को इधर लेके आता हूँ, वो माइनस हो जाएगा। 35 माइनस 25 इज 10, 15 माइनस x इज 1x, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 10। देयरफॉर मैंगो ट्रीज इन ऑर्चर्ड आर कितने थे हमारे पास, 2x थे, तो 2 × 10 इक्वल्स टू 20 ट्रीज। अब देखो ये है अपने एक्चुअल मैंगो ट्रीज की वैल्यू। 2x ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, 2 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है। एक्चुअल वैल्यू क्या है, 23। सो चीकू ट्रीज की वैल्यू आपको समझ गई होगी कितनी होगी, 3x मतलब 3 × 10 इक्वल्स टू 30 ट्रीज। अब इन दोनों का रेशियो देखो, 20/30, 0 0 कैंसिल, 2/3। रेशियो वही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, बट 2x और 3x ये वैल्यू नहीं थी, ये एक नंबर एक वेरिएबल था। x की वैल्यू फाइंड करके हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल गई। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 आगे सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टीज, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए। तो अभी आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1। तो आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 समझने से पहले ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन किया। इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करो, तब भी आप जाके प्रैक्टिस सेट 4.1 के ऊपर जाना। इन चीज़ों को अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।